और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल तैयार करके एक इतिहास रच दिया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाजीपुर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल के पुल पर निरीक्षण किया है। रेल मंत्री ने कहा कि इसी साल के अंत या अगले साल के शुरुआती महीनों में ट्रेन कश्मीर घाटी तक पहुंचा दी जाएगी। भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल को आखिरकार तैयार कर ही लिया है और अब उसी के ट्रैक के ऊपर जो है वो रेलवे मंत्री, केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो खुद निरीक्षण कर रहे हैं। जो आप ट्रॉली देख रहे हैं ये स्पेशली तैयार की गई है और भारत माता की जय के जयघोष जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो खुद यहाँ पर मुख्य रूप से मौजूद हैं और निरीक्षण कर रहे हैं इस ट्रैक का। और ट्रैक के ऊपर जो है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री जो है वो खुद यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं इस बाहुबली। और इस बाहुबली को तैयार करने के लिए भारतीय रेलवे ने जो है वो कड़ी मेहनत की है और मेहनत जरूर आज रंग लाई है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो इस ब्रिज की जो है वो चर्चा देखी जा रही है। और आप तस्वीरों में जो है वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से निरीक्षण किया जा रहा है दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का। खुद यहाँ पर केंद्रीय रेल मंत्री जो है वो मुख्य रूप से मौजूद हैं और उन्हीं का निरीक्षण इस समय जो है वो इस पुल के ऊपर जो है वो चल रहा है। और एक खास पुल जो है वो माना जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो ये ब्रिज जो है वो चर्चा बटोर रहा है। चाइना हो या अलग देश हो, वो लगातार जम्मू कश्मीर में बने इस पुल के ऊपर जो निरीक्षण इस समय हो रहा है इसको खुद भी देख रहे हैं, खुद एनालाइज कर रहे हैं। ये आज का दिन बहुत ही गौरव का दिन है भारत के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चेनाब ब्रिज, जो कि दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, इस ब्रिज में आज ट्रॉली इंस्पेक्शन का कार्यक्रम है, जो कि ट्रैक ले करने के बाद में पहली बार जब ट्रॉली चलती है ताकि किस तरह से ट्रैक की कंडीशन है उस सबको मॉनिटर किया जाता है। साथियों, उधमपुर से श्रीनगर और श्रीनगर से बारामूला, ये प्रोजेक्ट रेलवे का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के और देश के हर निवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 2014 में देश का नेतृत्व संभालने के बाद में आपने किस तरह से इस प्रोजेक्ट को इतनी बड़ी गति दी। 2014 से पहले इस महत्वपूर्ण नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट के लिए मात्र 700-800 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले इसका एलोकेशन डबल किया, फिर और बढ़ाया, फिर 4000 करोड़ के पास किया और इस साल इस प्रोजेक्ट के लिए बजट है 6000 करोड़। बहुत ही महत्वपूर्ण है इस गौरवमयी प्रोजेक्ट को, जो जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन है, जो देश की लाइफलाइन के साथ जम्मू कश्मीर को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जोड़ता है। उस प्रोजेक्ट में चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज, कई सारी टनल्स, इन सारे इंजीनियरिंग चैलेंजेस को आगे फेस करके प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्दी दिसंबर 23 के आसपास या अगले साल जनवरी के आसपास ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और साथियों, सबसे अच्छी बात है कि बड़गांव के पास वंदे भारत की मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ की सारी तैयारी हो गई है। न्यूज़ चैनल्स पे जो है वो तस्वीरें साफ तौर पर आप हमारे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो निरीक्षण इस समय चल रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। देश विदेश के दूर दराज के हिस्सों से आने वाले पर्यटक श्रीनगर में प्रसिद्ध डल झील के किनारे और विशेष रूप से गुलमर्ग और पहलगाम में ताज़ा बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों ने कहा कि मौसम बहुत ही रोमांचक और सुखद है, जिसका हम आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आज मौसम मुख्य रूप से खुश्क रहेगा, लेकिन कल और परसों कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि होगी, जो फसलों के लिए हानिकारक साबित हो सकती है।
अचानक मौसम की तब्दीली की वजह से श्रीनगर में सर्दी की लहर फिर से लौट आई है। हम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के डल झील में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो फिर से जो है उन्होंने फ़ैरन पहना हुआ है और गर्म कपड़े वो पहन रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बाहर से आए हुए सयाह है वो काफ़ी खुश है। और डल झील के किनारे इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाहर से आए हुए सयाह है वो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो सर्दी फिर से लौट आई है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो यहाँ के जो शिकारा जो हाउस बोट ओनर्स है वो आप देख सकते हैं कि वो जो है उन्होंने फिर से गर्म कपड़े पहने हुए हैं। और कुछ दिन पहले यहाँ मौसम सही हो रखा था, लेकिन अचानक मौसम में तब्दीली की वजह से जो है वो सर्दी की लहर फिर से लौट आई है। हमारे साथ कुछ बाहर से सयाह है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मौसम की तब्दीली को किस तरह देख रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम हरीश है, मैं केरला से हूँ। मैं परसों यहाँ आया हूँ। परसों जब हम लोग आए थे तभी अच्छा बारिश गिर रहा था। और कल हम लोग इधर सोनमार्ग गए थे। सोनमार्ग में तो बहुत बड़ा बर्फ़ गिर रहा था, स्नोफॉल तो बहुत अच्छा मिल रहा था। लेकिन वहाँ पे लोग हैं ना, हमसे बोल रहे थे कि हम लोग बहुत लकी है क्योंकि हमको स्नोफॉल एंजॉय करने को मिला। हम लोग भी बहुत एंजॉय किए कल। और सर्दी भी अच्छी बात है क्योंकि हम लोग कश्मीर में आए ही सर्दी के लिए, तो अच्छा लगा यहाँ के। तो आपने स्नोफॉल एंजॉय किया? हाँ, एंजॉय किया। स्नोफॉल हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और तक आप कहाँ गए हैं? अभी हम लोग कल सोनमार्ग गए और कल रात को हम लोग इधर हाउस बोट में रहे। अभी आज हम लोग गुलमार्ग जा रहे हैं। नेक्स्ट गुलमार्ग के साथ और कौन कौन है? मैं, मेरा वाइफ है। बहुत अच्छे हैं लोग, बहुत अच्छे इधर के, बहुत वेलकमिंग है। और कि हम लोग कपल है ना, तो लोग बहुत सारा हमको हेल्प करते हैं। लोग बहुत हेल्प करते हैं और सो वार्म है। लोग बहुत वार्म लोग हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है पूरा। जी, आपका नाम? Vrinda. कितना आपने एंजॉय किया यहाँ? We have enjoyed very much the snowfall. We enjoyed. When we came, it's raining in here, and we went to Sonmarg and enjoyed the weather. People are very welcoming. We are from Kerala. This weather is very much new to us, so we have a great time, and we are going to Gulmarg today. Next day, we are going to Pahalgam. People are very welcoming and very accommodating. Yes. What makes Kashmir to stand apart? The weather and the beauty. It's very beautiful. Kashmir is a very beautiful place. What will be the message? Everybody come to Kashmir and enjoy the weather and enjoy the sight. Yes. जिस तरह से आपने देखा कि इनका भी यही कहना है कि ये यहाँ पे स्नोफॉल को ही देखने के लिए आए थे और इस चेंज को ये जो है वो अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। वहीं अगर हम देखें कल और परसों जो है वो यहाँ पे हल्की बारिशें हो सकती हैं और इसी तरह मौसम जो है वो अबर आलूद रहने का इम्कान है। कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे लोग जो है वो जो बाहर से आए हुए सयाह है वो इस वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। वहीं जो यहाँ के लोग हैं वो दुआ कर रहे हैं कि प्लेन्स में बर्फ़बारी ना हो, क्योंकि अगर अब बर्फ़बारी होती है तो फसल को नुकसान होगा और इसके साथ साथ अगर हेल स्टार्म भी होती है तो उससे भी लोगों को जो है वो नुकसान होगा। और वहीं जो टूरिज़्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं उनमें खुशी पाई जा रही है और वो चाह रहे हैं कि मौसम जो है उसमें जो है वो तब्दीली आए, मौसम फिर से ठीक हो और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सयाह आए ताकि वो अपनी 2 वक्त की रोटी अच्छे से कमा सके। आफाक शाह के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18, श्रीनगर। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने फिर से एक नई उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने आज सुबह 9 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ब्रिटेन स्थित कम्युनिकेशन कंपनी OneWeb के 36 सैटेलाइट के साथ लॉन्च किया गया। ब्रिटेन की नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड OneWeb ग्रुप कंपनी ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 72 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक करार किया है। इस करार के तहत ये OneWeb के लिए दूसरा लॉन्च था। OneWeb ग्रुप कंपनी के लिए पहले 36 सैटेलाइट 23 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किए गए थे। 200 बूस्टर्स सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर। 5,952 kilonewtons in vacuum. S200 motors thrusting currently. आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से मन की बात की। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 99वें एपिसोड को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में
परमार्थ को इतना ऊपर रखा गया है कि दूसरों के सुख के लिए लोग अपना सर्वस्व दान करने में भी संकोच नहीं करते। पीएम ने कहा कि 39 दिन की अबाबत कौर हो या 63 साल की स्नेहलता चौधरी, इनके जैसे दानवीर हमें जीवन का महत्व समझाकर जाते हैं। मोदी ने कहा कि ये नवरात्र का समय है, शक्ति की उपासना का समय है। आज भारत जो समर्थ नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। पीएम मोदी ने डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर्स को मिले ऑस्कर अवार्ड पर बोलते हुए कहा कि एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कर जीतकर देश का नाम रोशन किया है। देश के किसी भी राज्य में जाकर मरीज ऑर्गन प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करवा पाएगा। सरकार ने ऑर्गन डोनेशन के लिए 65 वर्ष से कम आयु की आयु सीमा को भी खत्म करने का फैसला किया है। इन प्रयासों के बीच मेरा देशवासियों से आग्रह है कि ऑर्गन डोनर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए। आपका एक फैसला कई लोगों की जिंदगी बचा सकता है, जिंदगी बना सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये नवरात्र का समय है, शक्ति की उपासना का समय है। आज भारत का जो सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने आए हैं। आपने सोशल मीडिया पर एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव जी को जरूर देखा होगा। सुरेखा जी एक और कीर्तिमान बनाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस की भी पहली महिला लोको पायलट बन गई है। इसी महीने प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस, उनकी डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर्स ने ऑस्कर जीतकर देश का नाम रोशन किया है। देश के लिए एक और उपलब्धि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की साइंटिस्ट बहन ज्योतिर्मयी मोहंती जी ने भी हासिल की है। ज्योतिर्मयी जी को केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में IUPAC का विशेष अवार्ड मिला है। इस वर्ष की शुरुआत में ही भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर नया इतिहास रचा। अगर आप राजनीति की ओर देखेंगे तो एक नई शुरुआत नागालैंड में हुई है। नागालैंड में 75 वर्षों में पहली बार 2 महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। इनमें से एक को नागालैंड सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। यानी राज्य के लोगों को पहली बार एक महिला मंत्री भी मिली है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी मुख्यालय श्रीनगर पर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यूटी के पूर्व अध्यक्ष GA मीर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। इस मौके पर मीर ने कहा कि समान विचारधारा वाले राजनीतिक दल सदमे में हैं। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच है जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत के कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पूल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे। आकाश गोरखा एक ऐसे ही हीरो हैं जिनकी कहानी आज हम आपको दिखाएंगे। भारत के एक होनहार मुक्केबाज जो राष्ट्रमंडल खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रहे हैं।
चलिए मिलते हैं आकाश गोरखा से। सही समय पर सही अवसर को जानना और मेहनत करके उसको जीत में बदलना ही सच्चे विजेताओं की पहचान होती है। ऐसी ही एक कहानी हमारे जाबाज योद्धा आकाश गोरखा की है। मैंने बॉक्सिंग 2010 या 11 में स्टार्ट किया था। मेरे साइड के ग्राउंड में एक कॉम्पिटिशन होती थी, मतलब हर साल होती थी, मतलब तो ऐसे ही वनडे टूर्नामेंट होता था। तो उसे देख के मतलब मेरे मन में आया कि मुझे भी बॉक्सिंग करना चाहिए। तब फिर एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट का जो वनडे कंपटीशन का वो करते थे, उनसे जाके मैंने बात की थी। तो उनका एक क्लब है MIGS करके, तो वहाँ के मतलब बात की, तो थोड़ा धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग गया। इस सफर में आकाश के पिता का अमूल्य योगदान रहा है। बिल्डिंग के वॉचमैन होने के बावजूद भी उन्होंने आकाश को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए अपना पूरा सहयोग दिया, जिसकी वजह से आज आकाश एक बेहतरीन बॉक्सर है, जिसने कई चैंपियनशिप में जीत हासिल करके बॉक्सिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया है। और अब वह खुद को कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग के माध्यम से तैयार कर रहे हैं। आकाश ने अपने जुनून और लगन से आज अपने परिवार का सीना चौड़ा कर उनको गौरव महसूस कराया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में भी उनका जिक्र किया है। तो देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल की हत्या में शामिल अतीक गैंग के एक अन्य शूटर मोहम्मद गुलाम का अजमेर से पता लगाया है। इससे पहले 5 मार्च को पुलिस ने प्रयागराज में एनकाउंटर के दौरान विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी को मार गिराया था। बाद में पुलिस को उसका फोन बरामद होने के बाद अजमेर दरगाह के पास उसके ठिकाने के बारे में पता चला। सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस को शक है कि गुलाम के पाकिस्तान से संबंध है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद के खिलाफ रविवार को प्रोडक्शन वारंट पेश किया। अतीक फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।